हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्टेड आईएएस डेली क्विज। तो शुरू करते हैं आज का जो डेली क्विज है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो पॉलिटी सेक्शन से है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि संविधान के अनुसार लोकसभा को रिक्त होने के 6 महीने के भीतर उपाध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए। दूसरा कथन है यदि उपाध्यक्ष संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद छोड़ देगा। उपरोक्त में सही कथन चुनने आपको केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसको खोल के आप गोल्टेड आईएएस की हिंदी वेबसाइट से डेली क्विज सॉल्व कर लिया कीजिए, और अपना जो मार्क्स है वो लीडर बोर्ड में भी दर्ज कराया कीजिए। तो आइए जानते हैं इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कथन बिल्कुल गलत है। तो संविधान के अनुसार क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर ये सही भी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है। फिर दूसरा है कि यदि उपाध्यक्ष संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद छोड़ देगा। तो आप सबसे पहले समझिए कि हमने डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष के बारे में यह पूछा क्यों। तो क्या हुआ था कि 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 19 जून 2019 को शुरू हुआ। उसके बाद 3 दिनों के भीतर वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम बिरला को नियुक्त किया गया। 17वीं लोकसभा अपने आधे कार्यकाल तक पहुंच रही थी और इसने अब तक अपना डिप्टी स्पीकर के बिना काम किया। हालांकि यह समझना मुश्किल है कि इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को 2 साल से अधिक समय से खाली क्यों रखा गया। यह थोड़ा सोचनीय बात है। और इसी के साथ साथ उपसभापति की नियुक्ति न करना अनुच्छेद 93 में जितनी जल्द हो सके पद को यथाशीघ्र विलंबित किया जा रहा है या किया जा सके, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे 93 आर्टिकल में देख सकते हैं कि द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल शैल सून एज मे बी, मतलब जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, चूज 2 मेंबर ऑफ द हाउस टू बी रेस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, मतलब जो हाउस है वो चुनेगी एक अध्यक्ष को और एक उपाध्यक्ष को। तो इसका अनुच्छेद 93 में जिक्र किया गया है। वहीं पे इसमें है कि 2 साल से अधिक समय तक उपाध्यक्ष की नियुक्ति न करना संविधान के अनुच्छेद 93 का स्पष्ट उल्लंघन है। हालांकि जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो पिछली बार ऐसा कर चुके हैं, इसीलिए चर्चा में भी है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि 19 जून 2019 से जो कार्यकाल शुरू हुआ 17वीं लोकसभा का, उसमें 2 साल तक उपाध्यक्ष का कोई पद था ही नहीं, वो एकदम बिल्कुल रिक्त था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 93 के बिल्कुल विपरीत जा रहा है। वहीं पे दूसरा कथन गलत है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 94 में लिखा हुआ है कि सेल वेकेट हिज ऑफिस ही इफ़ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, उनको वह पद जो है वो छोड़ना होगा। ठीक, फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि C40 सिटीज़ क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह एक UNEP के नेतृत्व वाला समूह है जिसका उद्देश्य सदस्य शहरों के सामूहिक कार्बन उत्सर्जन को आधा करना है। वहीं दूसरा कथन है कि भारत के शहर इस समूह का हिस्सा हैं। ठीक है, मतलब भारत का कोई भी शहर ये जो C40 लीडरशिप क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप जो है इसका हिस्सा है या नहीं है। तो इसमें सही कथन चुनने आपको केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत के शहर जो हैं इस समूह का हिस्सा हैं, पर यह जो है UNEP के नेतृत्व वाला समूह नहीं है। तो जो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया हुआ है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होकर सभी प्रश्न मतलब सभी जो विकल्प होता है उसको चुन लेते हैं। तो जो कथन वाले प्रश्न होते हैं कि केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, तो उसमें क्या होता है कि दोनों एक और दो पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं और उस चक्कर में क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। क्योंकि इसमें साफ साफ ये है कि यह UNEP के नेतृत्व में नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें जो है भारत के शहर वो जो हैं वो सदस्य हैं। दुनिया भर में C40 शहर साहसिक जलवायु कार्रवाई करने के लिए दुनिया के 97 महान शहरों को जोड़ता है, जिसमें एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर अग्रसर होता है। इसमें क्या है कि 700+ मिलियन नागरिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/4 का प्रतिनिधित्व करते हुए C40 शहरों के मेयर स्थानीय स्तर पर पेरिस समझौते के सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा को साफ करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, यानी कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए यह प्रतिबद्ध है। और इसका जो वेबसाइट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि C40 का जो मिशन है वो 1 दशक के भीतर हमारे सदस्य शहरों के सामूहिक कार्बन उत्सर्जन को आधा करना, जबकि लचीलापन और समानता में सुधार करना और हर जगह पनपने की स्थितियों बनाना है। इसमें जो है दूसरा कथन बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने बताया अभी। ठीक है, कि इसके भारत जो है वो सदस्य हैं। तो आप यहाँ C40 सिटीज़ के साउथ एंड वेस्ट एशिया में देखिए तो भारत के चेन्नई है, दिल्ली है, कोलकाता है और मुंबई है, यानी बड़े बड़े जो चारों महानगर हैं वो इसमें इंक्लूड। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के संबंध में है। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं।
ब्लू फ्लैग एक प्रमाणन है जिसे समुद्र तट, मरीन या टिकाऊ नौका विहार द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा कथन है कि कार्यक्रम का नेतृत्व यूएनईपी कर रहा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और तीसरा है कि वर्तमान में भारत में इस कार्यक्रम के तहत 5 से अधिक साइटें हैं। तो उपरोक्त में सही कथन चुनने हैं आपको, केवल एक और 3, केवल 2, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देखिए इसको कि इसमें केवल 1 और 3 है, तो इसका जो है वो यूएनईपी नहीं कर रहा है। तो ब्लू फ्लैग कार्यक्रम पर्यावरण शिक्षा के लिए फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित है और इसका मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है और दूसरा गलत है, यानी कि पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। ब्लू फ्लैग एक प्रमाणन है, यानी कि एक सर्टिफिकेट है जो कि एक समुद्र तट, मरीन या टिकाऊ नौका विहार पर्यटन ऑपरेटर द्वारा प्राप्त किया जाता है और एक इको लेवल के रूप में कार्य करता है। तो पहला कथन सही है। आप देख सकते हैं बीचेस, मरीन्स एंड बोट तीनों, यानी कि समुद्र तट, मरीन्स और नौका विहार। फिर जो आगे इसके बारे में देखते हैं, तीसरा कथन ऐसे सही है कि आज की खबर के अनुसार ब्लू फ्लैग ने इस साल नए 2 समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाण किया है। पहला हो गया तमिलनाडु जो कोवलम में है और दूसरा पुडुचेरी समुद्र तटों में। तो भारत में अब इसके अनुसार जो हो गए 10 साइटें हो गई, पहले से 8 थी और अब 10 हो गई है ब्लू फ्लैग, जिसको सर्टिफिकेशन मिला है। पिछले साल बीपीएससी में और यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और बीपीएससी प्री में ऐसे क्वेश्चन ये पूछे थे कि भारत में अभी तक कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले साइट हैं, तो उसका उत्तर था 8, लेकिन अब जो हो गया वो 10 हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लक्षद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप मालदीव के सबसे नज़दीक है। तो ये थोड़ा सा उटपटा सा प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन है किल्टन, मिनिकॉय, कदमती और कवरती। तो अगर आपको मैप ध्यान में होगा तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं। मेरे नज़र में थोड़ा सा ये उलझने वाला क्वेश्चन है, तो क्योंकि इतना सारा आइलैंड्स को याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मिनिकॉय। अब हालांकि इसमें ऐसे प्रश्नों में आप ध्यान दीजिएगा कि जो आइलैंड थोड़े से फेमस नहीं है, फिर न्यूज़ में नहीं है, तो वो थोड़े से क्वेश्चन कम होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा चर्चा में है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो अभी जो मिनिकॉय है और मालदीव और लक्षद्वीप वो ज़्यादा चर्चा में है, तो इसलिए आप यहाँ पे मैप में देखिए कि किल्टन यहाँ पे है, कदमत यहाँ पे है, एमिनी यहाँ पे है, कवारती यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, जो कि रेपो रेट वगैरह तय करती है, वो कमेटी के बारे में आपको बताना है। पहला कथन है कि यह आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वैधानिक और संवैधानिक में अंतर होता है। दूसरा कथन है कि यह हर 5 साल में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्य को निर्धारित करती है, यानी कि इन्फ्लेशन के टारगेट को निर्धारित करती है। तीसरा है कि समिति का निर्णय आरबीआई पर बाध्यकारी होगा, मतलब समिति ने जो निर्णय ले लिया वो आरबीआई को मानना ही होगा। तो ये जो कमेटी होती है उसमें मेंबर्स होते हैं, जिसमें कुछ मेंबर्स आरबीआई के होते हैं और कुछ मेंबर्स आपके सरकार के द्वारा होते हैं। तो सही कथन चुनने आपको केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन में आप आसानी से एक ऑप्शन को जो है आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि सीपीआई और इन्फ्लेशन जो है वो मौद्रिक नीति से एकदम बिल्कुल अलग है। तो जिसमें पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है और तीसरा जो कथन है बिल्कुल सही है। आप देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 यानी कि आरबीआई अधिनियम को वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया गया था, ताकि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए एक मौद्रिक नीति समिति के लिए एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान किए जा सके। मौद्रिक नीति समिति को निर्दिष्ट लक्ष्य स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक बेंचमार्क दर यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर ये सब तय करने का कार्य सौंपा जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए कि ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग, तो ये जो है वो आरबीआई एक्ट के जो अमेंडमेंट करके किया गया है। तो जो एमपीसी कमेटी होती है यानी कि मौद्रिक नीति जो कमेटी होती है उसको 4 साल में लगभग एटलीस्ट 4 बार तो मिलना ही होता है, आपस में बैठ के निर्णय लेने होते हैं, ठीक है, क्वार्टर में। फिर उसमें क्या होता है कि कोरम के लिए यानी कि अगर उनको मिलना है, उनको कुछ शुरुआत करना है तो लगभग कम से कम 4 सदस्य ज़रूरी होने चाहिए। फिर वहीं पे ईच मेंबर ऑफ द एमपीसी हैज़ 1 वोट, मतलब एक मेंबर एमपीसी का जो होगा उसका सिर्फ 1 वोट होगा। और अगर इक्विवेलेंट वोट पड़ता है यानी कि समान वोट पड़ता है तो जो आरबीआई का गवर्नर होगा वो एक कास्टिंग वोट मार सकता है, जो कि निर्णायक वोट हो सकता है। फिर मौद्रिक नीति ढांचे के समझौते के तहत आरबीआई मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति लक्ष्यों को 4%, 2% मानक विचलन के साथ, मतलब 4% रेट जो है वो तय करेगी मुद्रास्फीति में।
और इसमें +2% या -2% अप डाउन हो सकता है। इसके लिए जिम्मेवार होगा, अधिक विवरण के लिए आपको थोड़ा सा लिंक खोलना होगा, पर वो मत देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45(a) के तहत आप यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन टारगेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द बैंक डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वंस इन द 5 ईयर। तो इसमें क्या है कि केंद्र सरकार जो है वो बैंक से कंसल्ट करके इन्फ्लेशन के टारगेट को हर 5 साल में तय करती है। और तीसरा कथन ऐसे सही है कि जो डिसीजन होगा इनका मौद्रिक नीति पॉलिसी का, ठीक है, वो एकदम बाइंडिंग होगा बैंक पे, क्योंकि उसमें बैंक के भी कुछ मेंबर्स होते हैं और केंद्र सरकार की ओर से भी कुछ मेंबर्स होते हैं और सबका एक एक वोट होता है। तो फिर इसमें और कुछ बताने का तो है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक मैं आपको और बता दूं कि जो कमेटी होती है इसमें जो है गवर्नर ऑफ द बैंक यानी कि आरबीआई के जो हेड हैं, जो कि अभी शक्तिकांत दास जी हैं, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। और इसके जो डिप्टी गवर्नर ऑफ द बैंक होते हैं वो इसके मेंबर एक्स ऑफिशियो होते हैं। वहीं पे 1 ऑफिसर ऑफ द बैंक जो बोर्ड मिल के नॉमिनेट करेगी वो भी मेंबर्स होते हैं। और 3 लोग जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 जो हो गए वो केंद्र सरकार से हो गए, और 1, 2 और 3 जो हो गए वो उनसे हो गए, यानी कि बैंक से हो गए। और अगर टाई होता है मैटर तो उसमें एक जो है कास्टिंग वोट गवर्नर दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल डेली क्विज में। तब तक आप गोल्टेड आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद।